हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर का पार्ट नंबर 5। इससे प्रीवियस लेक्चर पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने जो है 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट टॉपिक था मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। और सेकेंड टॉपिक था आयंस। ये आपके जनरली 2 टाइप्स के आयंस होते हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि आपका कैटायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, एनायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोगों ने जो है पार्ट नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस किया है। और एक छोटा सा और टॉपिक था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपके छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन बड़े कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में जो है ये छोटे से टॉपिक आपको जो है काफी हेल्प करेंगे। आई होप आपने जो पार्ट नंबर 4 को एंजॉय किया होगा और आप जो है रेडी होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट नंबर 5 को एंजॉय करने के लिए। हम लोग काफी कुछ सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, और इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें हम लोग 2 इंपॉर्टेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। डिस्कशन का जो लेवल होगा वो क्लास 10th ही होगा, क्योंकि हम लोग अभी क्लास 10th की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। बेसिकली जब हम बात करते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री की, थोड़ा सा मैं आपको जो इंट्रोड्यूस करवा दूं। क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लोग एक सेपरेट चैप्टर में स्टडी करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली जो है हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आप लोगों ने जो है पढ़ भी रखा होगा। आपके डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, और ये बॉन्ड्स जो होते हैं आपके कुछ जो बॉन्ड्स जो होते हैं वो एटम्स के बीच पाए जाते हैं। एटम के बीच जो है आपके कुछ बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। दोनों ही बॉन्ड आपके जो एटम के बीच पाए जाते हैं। थर्ड बॉन्ड भी आपने पढ़ा होगा, मेटालिक बॉन्ड। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, आपने पढ़ रखा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लोग जब पार्ट नंबर क्लास 11 की केमिस्ट्री को जब हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग इस इंपॉर्टेंट बॉन्ड को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आयनिक बॉन्ड का भी टॉपिक जो है बहुत लेंदी हो जाता है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि बॉन्ड हैबर साइकिल का टॉपिक आ जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो छोटे छोटे से आपके सब टॉपिक हैं। जब हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये आयनिक बॉन्ड को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल इसका ओवरव्यू जानेंगे। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, किस कंडीशंस में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बेसिक इंट्रोडक्शंस आप कह सकते हैं कि इसमें पर्टिकुलर हम अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे आयनिक बॉन्ड के जरिए। नेक्स्ट आपका जो है कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसमें पर्टिकुलर हम भी क्लास 11 की बात कर लें, इसमें आपका जो है ये भी आपका डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि पोलर बॉन्ड हो गया, नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको जो क्लास 11 की केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। लेकिन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के बारे में जानेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। और आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, जो आपके डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DSSB TGT नेचुरल साइंस, KVS साइंस TGT और सारे टीचिंग एग्जाम, जिस किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में साइंस सिलेबस से या साइंस पोर्शन मेंशन है उसके सिलेबस में, तो पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक से जो है हर एक एग्जाम्स में जो है, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। 2 टाइप्स के हैं आपके केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड को जनरली हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। आयनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इस बॉन्ड को सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम किसने जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, कौशल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है पहली बार जो इस बॉन्ड को, जो आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बेसिकली आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बेसिकली होता क्या है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई एक आपका जो स्पीसीज है, कोई आपका एटम है, वो बेसिकली क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को जो है दूसरे एटम्स को डोनेट कर रहा होता है, और दूसरा एटम क्या करता है, उसके एटम को जो एक्सेप्ट करता है, जिसके थ्रू जो होता है हमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा होता है, और इसकी वजह से हमें जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जनरली जो आपका आयनिक बॉन्ड जो होता है
वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में देखने को मिल रहा होता है। और बहुत अच्छे से आपको ये क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए, ये जो आपके एक एटम जो है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट कर रहा है। ये क्यों डोनेट कर रहा है? क्योंकि ये डोनेट करके जो है बेसिकली इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को जो है दोनों जो एटम है वो ऑब्टेन करना चाहते हैं। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आपका नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैसेस ग्रुप नंबर 18 के फैमिली के एलिमेंट होते हैं। बेसिकली उनके आउटर मोस्ट सेल में एक्सेप्ट हीलियम उनके आउटर मोस्ट सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनकी ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होती है इसको स्टेबल अरेंजमेंट मानते हैं, स्टेबल अरेंजमेंट होते हैं। इसलिए जो आपके नोबेल गैसेस जो होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं, इट मींस वो स्टेबल होते हैं। सारे के सारे जो आपके एटम्स जो होते हैं वो भी क्या चाहते हैं कि उसके भी आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे कि वो भी जो है नोबेल गैसेस के जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर दे और उसकी वो भी अपने स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर सके। इसलिए एटम क्या करता है, कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करता है और कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और दोनों का पर्पस क्या होता है? दोनों का पर्पस ये होता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हो जाए, जिससे कि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर सके। ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, किसको लेकर के? आपके स्टेबल अरेंजमेंट को लेकर के। नोबेल गैसेस के अरेंजमेंट को पाने के लिए आपके जो एटम्स क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जनरली आप जो है ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट की आपके अंदर एक क्लियरिटी होनी चाहिए। कोई भी बॉन्ड जो होता है, वो 100% ना ही वो आयनिक होता है और ना ही वो 100% जो है आपका कोवैलेंट इन नेचर होता है। इट मींस कोई जो बॉन्ड जो होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस यही देखा गया है कि आपके जो है किसी भी बॉन्ड में जो है आपके आयनिक कैरेक्टर भी देखा गया है और उसके साथ साथ जो है कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर भी देखा गया है। इट मींस दोनों ही आपके कैरेक्टर्स जो होते हैं बॉन्ड में देखने को मिल रहा होता है। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के थ्रू जो है आयनिक बॉन्ड को समझेंगे। आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो एक इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है। NaCl एक इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इस इमेज के थ्रू आप समझिए। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 281 होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसके पास जो है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और यही तो उनका पर्पस है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। इट मींस वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को उन्होंने जो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑब्टेन कर लिया। इस तरीके से जो है सोडियम अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज को बियर करता है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। और ये केमिस्ट्री का रूल है कि कोई भी आपका स्पीसीज या कोई भी एटम जो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस तरीके से सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज को बियर कर लेगा। इस तरीके से हमें सोडियम कैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन के केस में। क्लोरीन के का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। और यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली जो 1 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम जो डोनेट कर रहा है, जो लूज कर रहा है, वो बेसिकली उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है? उसको क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है। एज ए रिजल्ट क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके आउटर मोस्ट सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरीके से जो है क्लोरीन भी जो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने में जो है वो सफल होता है। इट मींस आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। एज ए रिजल्ट क्लोरीन भी जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में जो है सफल हुआ। इस तरीके से हमें जो है सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस इमेज के थ्रू आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि देखिए सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे रहा है। एज ए रिजल्ट सोडियम आयन का फॉर्मेशन देखने को मिला और यहाँ पे क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन देखने को मिला। जब ये दोनों आयन से अपने एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो हमें एज ए रिजल्ट सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और सोडियम क्लोराइड जो एक इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है। और इस पूरे होल प्रोसेस में आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इट मींस ये किसका एग्जांपल हुआ? आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बेसिकली जो सोडियम क्लोराइड का जो
स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली सोडियम एंड क्लोराइड जो होते हैं आपके क्रिस्टल में वो बेसिकली इस तरीके से जो आयंस के रूप में वो फैले होते हैं। यहाँ पे देखिए क्लोराइड आयन ऐसे है, ये आपका सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये आपका जो सोडियम आयन है। इस तरीके से वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन जो होते हैं वो फैले होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये भी आपका जो इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है और इसका फॉर्मेशन सिमिलर कैसे हो, किसके सिमिलर होता है, सोडियम क्लोराइड के ही सिमिलर होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 19 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2881 होता है। और यहाँ पे बेसिकली जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में, पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पोटेशियम जो है वो क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन को देने के बाद से जो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। इट मींस पोटेशियम जो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद से उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे और वो अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज को बियर कर लेता है। इस तरीके से जो हमें पोटेशियम आयन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो आपका जो पोटेशियम जो है क्लोरीन को डोनेट करता है। इस तरीके से जो है क्लोरीन के ऊपर जो है 1 इलेक्ट्रॉन को जब वो एक्सेप्ट करता है, इसके ऊपर जो है आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आपका 288 हो जाता है, 288 हो जाता है। और पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था आपका पोटेशियम क्लोरीन का, 287 था, 287 था। 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 288, इसका जो है एक नोबेल गैस को कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने में इस यहाँ पे भी जो क्लोरीन सफल हुआ। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पोटेशियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करने के बाद से अपने ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है, केटायन का फॉर्मेशन कर लेता है। और क्लोराइड आयन जब 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस तरीके से पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन कंबाइन होकर के जो है पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। और पोटेशियम क्लोराइड भी क्या है कि एक प्रकार का जो है आयनिक कंपाउंड हुआ। यहाँ पे भी जो हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। MgCl2 एक इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड इट मींस इसमें भी जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। फोकस करते हैं मैग्नीशियम पे। पहले मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है। यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैग्नीशियम जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज करता है, एज ए रिजल्ट उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और ये जो है नोबेल गैस नियॉन के जैसे जो है कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने में सफल होता है। और यही तो हर एक एटम की ख्वाहिश होती है कि वो नोबेल गैस के जैसा जो है वो बिहेव करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट हम इस पे फोकस करते हैं, क्लोरीन के एटम्स पे फोकस करते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। यहाँ पे बेसिकली जो क्लोरीन जो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो है वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट उसके भी आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और ये जो क्लोरीन जो है वो किस नोबेल गैस के जैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने में सफल होता है, आर्गन के जैसे, क्योंकि आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 288 होता है। एज ए रिजल्ट जो आपके क्लोरीन के भी केस में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पे बेसिकली हम फोकस करते हैं कि मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, बेसिकली MgCl2 में तो 2 क्लोराइड है, आपके 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो एक क्लोरीन को जो है मैग्नीशियम एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है और 1 इलेक्ट्रॉन को जो है इस यहाँ पे इस क्लोरीन को डोनेट कर रहा है। इस तरीके से जो है इसका दोनों 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो रहा है। एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन को जो है दूसरे क्लोरीन को डोनेट कर रहा है। एज ए रिजल्ट मैग्नीशियम पे जो है डबल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पे जो आपके जो है Cl आपके जो है 2 आपके जो है क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एज ए रिजल्ट जब आपके मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड क्लोराइड आपके जो 2 माइनस आपका जब ये कंबाइन होता है तो एज ए रिजल्ट हमें जो MgCl2 का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और MgCl2 क्या एक इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है और इसमें आप ये देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है दोनों क्लोरीन के पास। इट मींस यहाँ पे भी हमें जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किसका हुआ, आयनिक बॉन्ड का हुआ। नेक्स्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 282 जो है बेसिकली आपके जो है मैग्नीशियम आयन के पास जो है नॉर्मल कंडीशंस में जो इसके पास जो है 12 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है आपकी क्या कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको इस क्लोरीन को आप दे रहा है और एक क्लोरीन एक जो आपका
इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम का दूसरे क्लोरीन को दे रहा है। एज ए रिजल्ट दोनों क्लोरीन का क्या हो जाए कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है और मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नजर आ रहा है। तो इस इमेज के थ्रू भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है, इसमें यहाँ पे देखिए बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन दिखाया गया है कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन सिमिलर होता है किसके, मैग्नीशियम क्लोराइड के। यहाँ पे कैल्शियम के भी आउटर मोस्ट शेल में बेसिकली कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2882 होता है, क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 20 होता है। तो बेसिकली इसके आउटर मोस्ट का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है कैल्शियम के, एक इलेक्ट्रॉन जो इस क्लोरीन को देने में सफल होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन को देने में सफल होता है। एज ए रिजल्ट जो है कैल्शियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और एक क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा क्लोरीन जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके तो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट बेसिकली हमें जो है CaCl2 का फॉर्मेशन देखने को मिलता है कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ पे भी जो है कैल्शियम का जो आपके दो आउटर मोस्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसका क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास। तो इस तरीके से ये भी एग्जांपल किसका हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड का हुआ। आप जो है आसानी से देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड के भी केस में। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में। सिंपली से आपको बेसिकली वही ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी देखिए मैग्नीशियम के पास जो 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 282, जो आपका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है मैग्नीशियम का वो बेसिकली ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन जो इसको एक्सेप्ट करता है, इसको एक्सेप्ट करके जो बेसिकली वो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे मैग्नीशियम सब डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और मैग्नीशियम पे डबल पॉजिटिव और ऑक्साइड आयन आपस में कंबाइन करके जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये भी एक प्रकार का जो है आयनिक कंपाउंड का जो एग्जांपल है और इसमें भी आप देख सकते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम के जो 2 आउटर मोस्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, बेसिकली इसमें भी आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में भी आसानी से समझ सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स में इसलिए इतना ज्यादा इंक्लूड किया क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि कैसे जो होता है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम के भी केस में देख सकते हैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के केस में 2882 हुआ, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम का था किसके पास चला गया, इस ऑक्सीजन के पास चला गया। एज ए रिजल्ट कैल्शियम पे डबल पॉजिटिव डेवलप हुआ और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो डबल नेगेटिव डेवलप हुआ। एज ए रिजल्ट हमें CaO और कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और एक और लाइम होता है जिसे आप याद रख सकते हैं स्लैक्ड लाइम। और स्लैक्ड लाइम क्या होता है, स्लैक्ड लाइम जो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो ऐसे भी आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक लाइम हम किसे कहते हैं, CaO को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और स्लैक्ड लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और आपने समझा होगा किस तरीके से जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, काफी जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया और डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है अच्छे से समझ में आया होगा। देन हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड्स, और बहुत ही सिंपल है, आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। बहुत ही सिंपल है, आप अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं, और इसमें जो है आयनिक बॉन्ड्स पाया जाता है, इसलिए हम इसको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स में जनरली जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है, और इसमें जो है इस कंपाउंड में जनरली आपके 2 टाइप्स के आयन्स होते हैं, एक आपका पॉजिटिव आयन होता है जिसे हम कैटायंस कहते हैं, और एक आपका जो नेगेटिव चार्ज आयन होता है जिसे हम एनायंस कहते हैं। और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें जो है आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके आयन से मिलकर के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर के नहीं बने होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सोडियम क्लोराइड के केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl, इसमें जो है सोडियम आयन एंड क्लोरीन, इट मींस क्लोराइड आयन मिलकर के जो है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl, यहाँ पे पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन मिलकर के जो है पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड को आपको बहुत आसानी से समझना है, बेसिकली आपके जो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेटल एंड
नॉन मेटल मिलकर के करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल मिलकर के करते हैं। आयनिक बॉन्ड जनरली आपकी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच पाया जाता है और एज ए रिजल्ट हमें आप ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन मेटल एंड नॉन मेटल मिलकर के करते हैं। लेकिन अमोनियम क्लोराइड के केस में एक्सेप्शन है, यहाँ पे देखेंगे NH4 पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। NH4 में भी आप देखेंगे कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों ही आपके क्या है कि नॉन मेटल है और यहाँ पे क्लोरीन भी जो है वो भी आपका क्या है कि नॉन मेटल है। इस तरीके से जो आपका एक्सेप्शन है कि अमोनियम क्लोराइड के केस में जो है इसका फॉर्मेशन जो होता है दो नॉन मेटल्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आप इस इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस को याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2 मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, कैल्शियम ऑक्साइड CaCl2 कैल्शियम आयन क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसका आप यहाँ पे आयंस देख सकते हैं मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयन, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं CaO एंड कैल्शियम पॉजिटिव इट मींस कैल्शियम आयन एंड ऑक्साइड आयन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसका नेचर कैसा होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर जो होता है आपका ये बेसिकली मेटल के ऑक्साइड है और मेटल के ऑक्साइड का नेचर जनरली बेसिक होता है। लेकिन आपको सावधान होना है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। मैं ऑलरेडी जो इस पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूं, इसको भी आपको याद रखना है साथ के साथ। यहाँ पे जो है एल्युमिनियम कैटायन एंड यहाँ पे ऑक्साइड एरायन देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में इसका फॉर्मूला NaOH होता है और सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन के थ्रू जो इसका फॉर्मेशन होता है। कॉपर सल्फेट के केस में देखिए CuSO4 और इस केस में कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन देखने को मिल रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट के केस में जो है कैल्शियम CaNO3 का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पे कैल्शियम आयन एंड नाइट्रेट आयन के थ्रू जो है कैल्शियम नाइट्रेट का जो है फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। तो सारे के सारे ये जो है आपके जो है आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखना है कि अमोनियम क्लोराइड जो है एक ऐसे इस प्रकार का जो आयनिक कंपाउंड है जो किससे मिलकर के बना होता है, केवल नॉन मेटल से मिलकर के बना होता है। इसमें आप देख सकते हैं NH4Cl में नाइट्रोजन हो गया और आपका हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन से मिलकर के ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जनरली आपके सॉलिड्स टू टाइप्स के होते हैं, आपको डिटेल में स्टडी करना है क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टू टाइप्स के जनरली सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसे हम ट्रू सॉलिड्स के भी नाम से जानते हैं एंड सेकंड है अमॉर्फस सॉलिड्स जिसे हम स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं इसका जो बेसिकली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इट मींस इसको जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं, किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। और जो भी आपके पार्टिकल्स जो होते हैं इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो भी एटम्स पार्टिकल्स जो होते हैं इनका जो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रिपीटेडली जो होते हैं ये 3 डायमेंशंस में ये अरेंज्ड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो भी आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस जिसे आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हो, इनका जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है एन आइसोट्रॉपिक की नेचर होते हैं। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं एन आइसोट्रॉपिक की नेचर होते हैं। इट मींस व्हाट, एन आइसोट्रॉपिक मींस व्हाट, एन आइसोट्रॉपिक मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी जो वैल्यूज जो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती है। इसी प्रॉपर्टीज को हम बेसिकली कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। और सोडियम क्लोराइड जो एक इंपॉर्टेंट जो क्या है आपका आयनिक कंपाउंड भी तो है ना, और ये आपका क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, यूजुअली जो होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्वार्ट्ज भी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स बेसिकली
से हम जो है किस नाम से जानते हैं, और सीडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स के भी नाम से जानते हैं। इनके जो भी एटम्स, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स जो अरेंज जो होते हैं, बेसिकली इनका जो है ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, ये स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, डिसऑर्डर्ड आप कह सकते हैं कि इनका अरेंजमेंट जो होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो होता है वो रेगुलर नहीं होता, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, डिसऑर्डरली ये अरेंज्ड होते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो फैलाव जो होता है, अरेंजमेंट जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लेकिन एमॉर्फोस सॉलिड के केस में जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर में आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एमॉर्फोस सॉलिड किस नेचर के होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर के होते हैं। इट मींस इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है, किसी भी डायरेक्शन में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एमॉर्फोस सॉलिड की सेम होती है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, ये सारे आपके क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और एमॉर्फोस सॉलिड के केस में इनकी जो वैल्यूज जो होती है सभी डायरेक्शन में क्या होती है कि आपकी सेम होती है, और इसी प्रॉपर्टीज को हम किस नाम से जानते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो आप कह सकते हैं कि एमॉर्फोस सॉलिड जो होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। कुछ एग्जांपल्स है एमॉर्फोस सॉलिड के, बटर हो गया, रबड़ हो गया, पॉलीयूरेथेन हो गया, पॉलीयूरेथेन एंड नेफ्थलीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीबीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड स्टैंड्स फॉर पीबीसी, जनरली इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। फाइबर ग्लास। तो ये सारे के सारे आपके जो एमॉर्फोस सॉलिड के एग्जांपल हो गए। आई होप आपको जो है इसके साथ साथ जो टाइप्स ऑफ सॉलिड का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल्स है आपके जो है बेसिकली डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फोस सॉलिड के थ्रू। जनरली आप इसको रीड कर सकते हैं, ये बेसिकली आपका जो है पीडीएफ में मेंशन होगा ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट। कुछ आप भी मेहनत कीजिए, सारा पॉइंट जो है लेक्चर के थ्रू से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसको अपलोड करने में मुझे जो प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है पीडीएफ में कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा है उसको आप जो है रीड कीजिए पीडीएफ के थ्रू। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है एनी कंपाउंड का, एनी कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है और बॉइलिंग पॉइंट साथ के साथ ये भी हाई होता है। इट मींस आप कह सकते हैं कि एनी कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का। आयनिक कंपाउंड्स जनरली किससे मिलकर के बने होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से मिलकर के बने होते हैं। इट मींस आप कह सकते हैं इनके बीच जो है, जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू समझिए सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इन दोनों के बीच जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाने की वजह से जो है इसको ब्रेक करने के लिए हमें जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड्स का वो जनरली हाई होता है। नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक ईथर में, एसीटोन में, अल्कोहल में, बेंजीन में, केरोसिन में, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इट मींस ये आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें आपके जो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो है वाटर में सॉल्युबल है लेकिन ये इनसॉल्युबल है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर में इनसॉल्युबल है, बेंजीन एंड केरोसिन ऑयल में ये सोडियम क्लोराइड क्या है कि इनसॉल्युबल है। कॉपर सल्फेट जो है वो भी आपका एक आयनिक कंपाउंड है और जो आपके वाटर में क्या है कि सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका एक कॉन्सेप्ट है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं आसानी से, क्योंकि वाटर के पास जो है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह होने से ये जो बेसिकली आपके जो आयंस जो प्रेजेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में उसको जो है वाटर जो ब्रेक करने में जो है कामयाब हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से
आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं। और बेसिकली जो भी आपके ऑर्गेनिक लिक्विड्स जैसे कि आपका ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यूज जो होती है वो लो होती है। और ये बेसिकली आयंस जो प्रेजेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में, जो आयंस प्रेजेंट है लाइक सोडियम क्लोराइड, ये आपके सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन, इसको जो है इनके आयन को ब्रेक करने में ये सफल नहीं होते हैं। इसलिए जो आपके ये जो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। आई होप आपको जो इस कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपके आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जब उनको जो है वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तब ध्यान से समझना, आपको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद से ही जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इट मींस आयनिक कंपाउंड्स कैसे वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एसिड्स को आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए या फिर बेसिस को वाटर में डिसॉल्व कीजिए या फिर सॉल्ट्स को आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए, तीनों के सॉल्यूशंस में आप जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके आयंस क्या होते हैं, उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं और तीनों ही आपके जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनका सॉल्यूशंस बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का सॉल्यूशन। यहाँ पे जो है बेसिकली आपको ये समझना है कि सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स के केस में बेसिकली जो होता है वो आयंस से मिलकर के बना होता है, लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। किस फॉर्म में? सॉलिड स्टेट के केस में जो है आयनिक कंपाउंड है लेकिन सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होती है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि सॉलिड आयनिक कंपाउंड में जो भी आपके आयंस जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो आपके जो है स्ट्रांगली एक दूसरे से जो है वो फिक्स्ड पोजीशंस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। इट मींस उनके पीस जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो स्वतंत्रता से या फिर आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि जो आपके सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इनके जो भी आयंस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है या फिर इनको मोल्टन किया जाता है तो उस केस में जो है ये ट्रू कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। इट मींस इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जब आपने सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, इट मींस इस केस में जो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखने को नहीं मिल रहा होता है, लेकिन जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपके जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं और इनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी जो है फोर्थ प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड जनरली जिसका फॉर्मेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह से होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड्स में बेसिकली जो आपका ये शेयरिंग क्यों होता है? दो आपके एटम्स के बीच शेयरिंग इसलिए होता है कि दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करके जो है नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके। सबका मकसद एक ही, पर्पस एक ही है, चाहे वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू कर रहा हो कोई एटम या फिर कोई एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कर रहा हो, दोनों का पर्पस एक ही है कि उसके आउटर मोस्ट मेट इलेक्ट्रॉन हो जाए जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो नोबेल गैस के अरेंजमेंट को ऑब्टेन करके अपने आप को जो है स्टेबल हो जाए। बेसिकली आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो दो नॉन मेटल के बीच में देखने को मिल रहा होता है, दो नॉन मेटल के बीच में जो है देखने को मिल रहा होता है। एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्लोराइड Cl2 के बीच में कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा? आपका जो है कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। जनरली हम क्लास 12th में 11th में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में आपके टू टाइप्स के होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और आपका सेकंड जो होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो आपका जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो डिफरेंट एटम्स के बीच पाया जाता है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में जो है आपका ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा जिसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उसमें हमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक ही एटम्स के अंदर, सेम एटम्स के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Cl2 के केस में हो गया, O2 के केस में हो गया, N2 के केस में हो गया, इन सब के केस में जो आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिल रहा होता है। आई होप आपको जो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किसको लेकर के, कोवैलेंट बॉन्ड को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली उस टाइप को मैं डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट को। यहाँ पे आपको बेसिकली पढ़ना है
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपके अंदर जो है कैसे जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के केस में क्या होता है कि इस बॉन्ड का जो फॉर्मेशन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से होता है। और इसमें बेसिकली जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयरिंग जो होता है, इट मींस व्हाट, इट मींस आपके दो इलेक्ट्रॉन। वन पेयर मींस दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखने को मिल रहा होता है। और जनरली सिंगल कोवैलेंट को हम किसे डिनोट करते हैं, एक ऐसे सिंपल एक डॉट लगा करके जो है शॉर्ट लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू अभी आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ S2 मॉलिक्यूल। S2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बेसिकली ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। एज ए रिजल्ट ऐसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शेयरिंग किया और ये जो हाइड्रोजन है ये भी इसके इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और दोनों के बीच जो है दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एज ए रिजल्ट वो जो है डुप्लेट को ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं हाइड्रोजन, डुप्लेट। और डुप्लेट मींस व्हाट, इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स किस नोबेल गैस का होता है, हीलियम का होता है। इट मींस वो जो है हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने में जो हाइड्रोजन जो है वो सफल हुआ। इस तरीके से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, किसके इक्वल, हीलियम के इक्वल। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पे समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। एक आपका सिंपल क्लोरीन है, एक यहाँ पे सिंपल क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इस केस में भी रिप्रेजेंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे बेसिकली जो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन की जो हमें शेयरिंग देखने को मिल रहा होता है दोनों क्लोरीन के बीच में। ये क्लोरीन क्या करता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है इस क्लोरीन के साथ। ये जो क्लोरीन है ये भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके जो है दोनों के पास जो है एडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मींस ये जो है आर्गन के जैसा ये भी एक इंपॉर्टेंट नोबेल गैस है। 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने में दोनों ही क्लोरीन जो है एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करके जो है एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने में दोनों क्लोरीन जो हैं सफल होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका जो है सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और सिंगल बॉन्ड किसका टाइप है, कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है। नेक्स्ट यहाँ पे समझ सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल के केस में, HCl के केस में जो कैसे आपका सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऐसे आप डोनेट किया। क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एज ए रिजल्ट जो है आपका सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ऐसे आप लिख सकते हैं HCl। इट मींस इस हाइड्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ और ये हाइड्रोजन जो डुप्लेट को कंप्लीट किया, और ये क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके जो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया हुआ है, एज ए रिजल्ट ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने में ये क्लोरीन जो है सफल हुआ। इस तरीके से जो है HCl में हमें जो सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। यहाँ पे सेंटर में आपको जो कार्बन एटम को दिखाना है और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके चारों तरफ आपको हाइड्रोजन को डिनोट करना है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप यहाँ पे डिनोट कर दीजिए। और प्रत्येक कार्बन के बीच जो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे बेसिकली जो है ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एज ए रिजल्ट इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और इस कार्बन के पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। एज ए रिजल्ट इस हाइड्रोजन का जो है डुप्लेट कंप्लीट होता है और इस कार्बन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं। देन ये जो आपका कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके जो है इस केस में आपका इस हाइड्रोजन का जो है डुप्लेट कंप्लीट होता है।
और इस कार्बन के पास अब जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन हो जाते हैं। देन आपका जो है ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। एज ए रिजल्ट इस हाइड्रोजन का भी क्या होता है कि डुप्लेट कंप्लीट होता है और इस कार्बन के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन शेयरिंग करके जो है चारों हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है। एज ए रिजल्ट उसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और चारों के चारों हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट होता है। और डुप्लेट कंप्लीट होने के बाद से जो है हाइड्रोजन जो है नोबेल गैस हीलियम के जैसा जो बिहेव करना क्या करता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो ऑब्टेन कर लेता है। और इसका भी पर्पस जो कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो आपका ऑक्टेट कंप्लीट करने का जो इनका पर्पस था वो भी क्या होता है कि कंप्लीट हो जाता है कार्बन के भी केस में। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में कैसे जो होता है आपका सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एज इट इज आप समझ सकते हैं कार्बन मेथेन के केस के जैसा होता है। इसमें भी आपको क्या करना है, सेंटर में जो आपको कार्बन एटम को कंसीडर करना है। कार्बन एटम के पास जो आउटर मोस्ट शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे आपको ड्रॉ करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 और इस क्लोरीन को यहाँ पे एक क्लोरीन को आप ड्रा कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे बेसिकली कार्बन जो क्या करते हैं इस क्लोरीन के भी साथ एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है। एज ए रिजल्ट इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हुआ और इस क्लोरीन के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये क्लोरीन भी जो है एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और इस कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो आपका क्लोरीन जो है इसे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। एज ए रिजल्ट इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। अब ये जो क्लोरीन जो है इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और इस कार्बन के पास भी जो है एट द एंड ऑफ द डे जो 8 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा होता है। इस तरीके से जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी जो है हमें जो है 4 सिंगल बॉन्ड्स देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है वाटर के केस में कैसे समझेंगे। वाटर के केस में बेसिकली जो है आपका ऑक्सीजन जो है सेंटर में होगा और ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। बेसिकली ऑक्सीजन के केस में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। और बेसिकली हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करके जो है ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है और एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके जो है ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। एज ए रिजल्ट जो है ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ किससे मिला और एक इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन के साथ मिला। एज ए रिजल्ट इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ। इस तरीके से जो है हमें सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है वाटर मॉलिक्यूल के केस में। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्यारा सा एग्जांपल है अमोनिया के केस में कैसे ये फॉर्मेशन होता है सिंगल बॉन्ड का। जनरली नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आपको जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ऐसे जो है आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको जो है ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन्स की जो है शेयरिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो शेयरिंग होता है। किसके केस में, अमोनिया के केस में। और इस हाइड्रोजन, ये आपके 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, 3 हाइड्रोजन आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जो आपका ये हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है और ये हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है और ये हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। और आप ये देखेंगे कि तीनों हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके जो है नाइट्रोजन जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में सफल होता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इस हाइड्रोजन के साथ एक किया, इस हाइड्रोजन के साथ एक किया, इस हाइड्रोजन के साथ एक किया। एज ए रिजल्ट इसका भी ऑक्टेट क्या होता है कि कंप्लीट हो जाता है। और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसे हम, लोन पेयर। और लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके पीछे जो भी लॉजिक है हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि लोन पेयर की वजह से भी क्या होती है कि इसकी ज्योमेट्री और शेप में चेंजेस देखने को मिल रहा होता है उसके शेप में।
नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है कि इसमें शेयरिंग होता है टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, इट मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिल रहा होता है। और जनरली हम जो है डबल बॉन्ड्स को जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपका डबल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। और इसका फॉर्मेशन आप देख सकते हैं O2 मॉलिक्यूल के केस में, CO2 मॉलिक्यूल के केस में एंड एथीन मॉलिक्यूल के केस में। और जनरली हम एथीन को किस नाम से जानते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइलिन होता है। कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑक्सीजन के केस में देखिए, एक ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट सेल में, और इस ऑक्सीजन के भी पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में। तो जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन के केस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एज ए रिजल्ट इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो है O2 के फॉर्मेशन में आप जो है इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करके जो अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में सफल होते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के केस में कैसे जो होता है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कार्बन के केस में जो है जनरली आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते ही हैं, और ऑक्सीजन के केस में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जनरली आप बी सेंटर में कार्बन को रखेंगे और यहाँ पे जो है 6 जो आपकी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ये जो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करेगा कार्बन की इस दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ। एज ए रिजल्ट इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी तो 6 हैं, लेकिन इसके साथ इस 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब ये शेयरिंग करेगा तो इस ऑक्सीजन का भी जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और एज ए रिजल्ट और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस तरीके से जो है CO2 में हमें जो है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा कैसे जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ एथीन मॉलिक्यूल। एथीन मॉलिक्यूल के केस में कैसे जो है आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बेसिकली एथीन मॉलिक्यूल को हम एथाइलिन भी कहते हैं, और इसमें कैसे जो है बेसिकली इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है, इन दोनों कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो आपके 2 हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन पे जो है 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो है आपके अटैच होते हैं। इसको आप समझ सकते हैं। ऑलरेडी जो है कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स तो था ही, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयरिंग किया, एज ए रिजल्ट इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयरिंग किया इस हाइड्रोजन के साथ किया तो 7 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग किया तो 8 हो गए। एज ए रिजल्ट जब एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया हाइड्रोजन तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने के बाद इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ। इस कार्बन पे फोकस करते हैं। ऑलरेडी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स था, 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग किया, डबल बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, एज ए रिजल्ट इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, एज ए रिजल्ट इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन को जब ये शेयरिंग करते हैं हाइड्रोजन तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं इस कार्बन के साथ तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। एज ए रिजल्ट C2H4 में जो है चारों हाइड्रोजन का जो है डुप्लेट कंप्लीट होता है और कार्बन का जो है दोनों कार्बन का जो है डबल बॉन्ड के थ्रू जो है आपका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो समझ में आया होगा कि कैसे जो है C2H4 में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी एक प्रकार का जो है कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, और इसमें बेसिकली जो है शेयरिंग होता है 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हिच मींस आप कह सकते हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और जनरली इसको जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली जो ट्रिपल आपका जो है 3 शॉर्ट लाइंस इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स को। इसका फॉर्मेशन जो है N2 मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए। और यहाँ पे एक दूसरा नाइट्रोजन एटम है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में आपके जो 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा होता है कि दोनों नाइट्रोजन जो होता है आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इट मींस पहले तो इस नाइट्रोजन के पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो था ही, और इसके भी पास 5 था, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर लिया। एज ए रिजल्ट इसके भी पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस नाइट्रोजन के भी पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दोनों अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने में सफल हुए थ्रू द ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। आई होप आपको जो है ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका
इथाइन मॉलिक्यूल में। इथाइन मॉलिक्यूल का बेसिकली जो है हम उसे एसिटाइलिन के भी नाम से जानते हैं। इथाइन को हम एसिटाइलिन, इसका कॉमन नेम होता है। कैसे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? बेसिकली इसका फॉर्मूला C2H2 होता है और इन कार्बन कार्बन के बीच, दो कार्बन यहाँ पे भी प्रेजेंट है और दोनों कार्बन के बीच जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा होता है और दोनों बगल जो आपके दोनों ही साइड, दोनों कार्बन के दोनों साइड जो है आपके एक हाइड्रोजन जो एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ऑलरेडी इस कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स तो था ही और 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये शेयरिंग कर लिया इस कार्बन के साथ। एज ए रिजल्ट इस कार्बन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयरिंग कर लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस हाइड्रोजन के पास पहले एक था और एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किया इस कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इस कार्बन का भी क्या होगा? डुप्लेट कंप्लीट हो गया। बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है और कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। बहुत बेसिक सा फंडा है ये। नेक्स्ट इस कार्बन पे फोकस करते हैं। ऑलरेडी इस कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स था, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे शेयरिंग किया, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक इलेक्ट्रॉन्स जो है इस हाइड्रोजन के साथ वो शेयरिंग किया तो एज ए रिजल्ट इस कार्बन के पास जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इस कार्बन का भी जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जो समझ में आ रहा होगा, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं होना आपको। बेसिकली हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है और कार्बन जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होता है। नेक्स्ट आपका जो है कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली उसमें क्या पाया जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड्स पाया जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड में। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स में। यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपका मेथेन क्या है। मेथेन में बेसिकली इसका फॉर्मूला CH4 होता है। इसमें जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है। एथेन के केस में फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 हो गया, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एथीन के केस में जो है C2H4 इसका फॉर्मूला हो गया, इसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इथाइन के केस में जो है C2H2 इसका फॉर्मूला हो गया, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वाटर के केस में देखिए इसका फॉर्मूला H2O हो गया, इसमें हाइड्रोजन एंड वाटर प्रेजेंट है। अमोनिया का जो फॉर्मूला NH3 हो गया, इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एल्कोहल बेसिकली इसका जो कॉमन नेम जो होता है एथेनॉल भी होता है, एथेनॉल भी इसे कहते हैं एल्कोहल को। C2H5OH, C2H5OH जो होता है आपका इथाइल एल्कोहल होता है। इथाइल एल्कोहल या फिर एथेनॉल कह सकते हैं उसे आप। इसमें जो है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जो है आपका HCl इसका फॉर्मूला होता है, इसमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन क्या होता है कि आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के केस में देखिए आपका जो H2S इसका फॉर्मूला होता है और इसके स्मेल कैसा होता है? रोटन नेक के जैसे H2S, ये इसकी दुर्गंध आती है। इसमें हाइड्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 इसका फॉर्मूला होता है और कार्बन एंड सल्फर यहाँ पे इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखिए CCl4, कार्बन एंड यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है। ग्लूकोज के केस में देखिए C6H12O6, आपसे नॉर्मली इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है ग्लूकोज का, C6H12O6 होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ये आपका क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होते हैं जनरली। ये केन शुगर का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है C12H22O11, इसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। डाइसेकेराइड, ये आपका जो है डाइसेकेराइड है केन शुगर। नेक्स्ट यूरिया का फॉर्मूला आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है NH2CONH2, ऐसे आपको याद रखना है NH2CONH2, ये आपका जो है यूरिया का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कार्बन भी देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, या फिर सारे एलिमेंट्स देखने को मिल रहा होता है यूरिया के केस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स यूजुअली जो होते हैं लिक्विड्स और गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कोवैलेंट कंपाउंड जिनका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में भी वो प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड्स स्टेट में कौन कौन से आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। एल्कोहल हो गया, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है जिसका सिंबल क्या होता है Br होता है और इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है और ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आप कोवैलेंट कंपाउंड देख सकते हैं, इसका बेसिकली जो स्टेट जो होता है वो ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेथेन है आपका, मेथेन, इथेन
एंड एथीन एंड एथाइन। बेसिकली जो है आपको इथीन एंड एथाइन में कंफ्यूज नहीं होना है। एथीन को बेसिकली हम जो है किस नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन के भी नाम से जानते हैं। ये बेसिकली जो एथीन जो होता है वो एल्कीन का मेंबर होता है, एल्कीन का मेंबर होता है और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। नेक्स्ट है आपका इथाइन, इथाइन को बेसिकली हम एसिटाइलिन के भी नाम से जानते हैं, एसिटाइलिन के नाम से जानते हैं और ये एल्काइन का मेंबर होता है। किसका मेंबर होता है, एल्काइन का मेंबर होता है और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है, CnH2n-2। और क्लोरीन भी एक आपका जो इंपॉर्टेंट नॉन मेटल और जिसका स्टेट क्या होता है, गैसियस स्टेट में ये क्लोरीन प्रेजेंट होता है। सॉलिड स्टेट्स में कुछ ऐसे आपके कोवेलेंट कंपाउंड है, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आप ग्लूकोज, केन शुगर, यूरिया, नेफ्थलीन एक इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है और ये आपका आयोडीन, आयोडीन भी एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 53 होता है और सिंबल क्या होता है, क्या आपका आई होता है। और इसमें जो है लस्टर की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। बेसिकली जो चमकने का जो गुण जो होता है ना, वो बेसिकली किसका होता है, वो मेटल का होता है, लेकिन आयोडीन जो नॉन मेटल होकर के भी जो इसमें जो है लस्टर की प्रॉपर्टीज या फिर चमकने के गुण आप कह सकते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जनरली आपके जो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो यूजुअली लिक्विड्स या फिर गैसेस स्टेट में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनके जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच क्या होता है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ही स्ट्रांगली जो होते हैं एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, इसलिए वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और जनरली आप कह सकते हैं कि लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जनरली आपके जो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं कि लो होती है। एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेफ्थलीन का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका जो नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं और आपके जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कह सकते हैं कि वेरी वीक, बहुत वीक होता है और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इनके बॉन्ड की क्या होते हैं कि इसके बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो इसको ब्रेक करने के लिए जो हमें जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये ये आपका जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है। डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है टू इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के और कार्बन का थर्ड एलोट्रॉप्स भी आपको याद रखना है जिसका नाम क्या है, C16, जिसे हम बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो है प्रॉपर्टीज है कोवेलेंट प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होता है यूजुअली जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये जनरली आपके जस्ट अपोजिट कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। नेफ्थलीन जो होता है आपका जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर में क्या होता है कि ये डिसॉल्व हो जाता है, इट मींस ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ईथर में ये सॉल्युबल होता है। नेफ्थलीन, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया और यूरिया, ये बेसिकली आपके जो होते हैं वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। है क्या आपके जो है ये एक्सेप्शंस के रूप में आप याद रख सकते हैं, ये आपके हैं कोवेलेंट कंपाउंड लेकिन ये वाटर में क्या है कि सॉल्युबल है। नेक्स्ट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स ये भी क्या होते हैं आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं, जनरली आपके पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि मैं इसको आपको समझा रहा हूं। बेसिकली जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में, ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली आपके जो है दो डिफरेंट एटम्स के बीच में पाया जाता है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है। इसमें क्या होता है कि आपका जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो
आपका एलिमेंट जो होता है वो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन जो अपने तरफ जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट करता है, जिसके एज ए रिजल्ट इसके ऊपर जो है इस क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि डेवलप हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में हमें जो है ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड है, ये आपका जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और इस कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। और एज ए रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक आपका जो हाइड्रोजन क्लोराइड और आपका जो है अमोनिया, ये दोनों आपके क्या होते हैं कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आप अमोनिया के भी केस में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में जो है आपका ये नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जो है हाइड्रोजन। तो इस केस में भी जो है हमें ये पोलर वाले जो कंडीशंस जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाली जो कंडीशंस जो है इस NH3 में भी हमें देखने को मिल रहा होता है। इस तरीके से जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया दोनों ही क्या किसके एग्जाम्पल हुए, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के, और दोनों ही ये जो वाटर में क्या होते हैं कि आपके सॉल्युबल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, इट मींस उसमें जो है आयंस प्रेजेंट नहीं होते। कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयंस प्रेजेंट ना होने की वजह से ये क्या होते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक्सेप्शन से आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये आपका जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। बेसिकली जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपका फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और बेसिकली इसमें क्या हो जाता है कि आपका H पॉजिटिव आयन क्लोराइड आयन हमें देखने को मिल रहा होता है। तो इस आयन की वजह से आपका जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो देखने को मिल रहा होता है। तो एक्सेप्शंस को आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स को, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जनरली कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है कि दोनों आपके इसमें हाई होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के केस में। आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है या फिर उनको मेल्ट किया जाता है। तो सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, केवल मैं यहाँ पे मैं आपको जो है रिकॉल करवा रहा हूं डिफरेंस क्या क्या होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स में एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स जनरली आपके जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल में, ईथर में, एसीटोन में। नेक्स्ट यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करता है किससे, आयनिक कंपाउंड्स से। कोवेलेंट कंपाउंड्स यूजुअली कैसे होते हैं, लिक्विड्स या फिर गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स यूजुअली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं आपके लो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको जो कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। एक्सेप्शंस भी आपको याद रखना है, जो भी एक्सेप्शंस आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में आपको मैं अभी डिस्कस किया हूं। नेक्स्ट आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड्स यूजुअली क्या होते हैं कि आप इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में एक्सेप्ट ग्लूकोज को छोड़ करके, शुगर को छोड़ करके एंड यूरिया को छोड़ करके। नेक्स्ट आपका जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं कि आपके सॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसी के साथ आपका जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपने जो इस पूरे लेक्चर को एंजॉय किया होगा जिसमें हम लोगों ने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।